चलो भाई देखो बेटा, कुछ पुरस्कार हैं ये, और इसमें कुछ पुरस्कार 2022 के हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो होता है ना वो कभी कभी पीछे का सवाल भी आपसे मालूम कर लेता। तो ऐसी स्थिति में जो है हमें जो पुरस्कार हैं हाँ वो 2022 के और 23 के जो मिले जुले हैं वो हमें पता होने चाहिए। पहला सवाल लिखा है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। ऑप्शन है लीला रागनी, सेहान करुणा तिलका और गीतांजलि श्री, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गीतांजलि श्री को 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। ये क्या है? ये केवल बुकर पुरस्कार है। ठीक है, तो 2022 का जो बुकर पुरस्कार था वो दिया गया था सेहान करुणा तिलका। तो देखो बुकर पुरस्कार 2022 ये पूछेगा तो इसका ये किसे दिया गया है, किसको दिया गया है या किसको मिला है, एक ही बात है ना। तो ये मिला है सेहान करुणा तिलका। सेहान करुणा तिलका को मिला है। अच्छा, सेहान करुणा तिलका को किस वजह से मिला है? तो सेहान करुणा तिलका का एक उपन्यास है, उनका एक उपन्यास है, नोवेल है उनका एक, जिसका नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। तो 2022 का बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो दिया गया है सेहान करुणा तिलका को। उपन्यास का नाम क्या है उनके, नोवेल का नाम द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए उनको बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। अब ये जो सेहान करुणा तिलका हैं ये किस देश के हैं? तो ये रहने वाले हैं श्रीलंका के। कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के साहित्यकार हैं, श्रीलंका के निवासी हैं। तो सेहान करुणा तिलका किस देश से आते हैं? श्रीलंका। श्रीलंका की दो खास बातें मैं आपसे मालूम करूंगा जो पेपर में पूछी जाती हैं। पहली बात तो मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि श्रीलंका में झूम खेती को क्या कहते हैं? झूम खेती को कहते हैं। तो श्रीलंका में झूम खेती को क्या कहते हैं? चेना। ये कई बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है। श्रीलंका में झूम खेती को क्या कहा जाता है? चेना कहते हैं। और एक सवाल मैं और मालूम करना चाहता हूँ, क्योंकि श्रीलंका की बात चल रही है तो दो खास बात तो कम से कम हम जान ही लें। श्रीलंका की कोई जनजाति याद है आपको? श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? श्रीलंका की जनजाति बेदा। बेदा या बेदा कहाँ की जनजाति है? तो श्रीलंका की जनजाति कौन सी है? श्रीलंका की जनजाति। मैं आपसे वही बात मालूम करूँगा, वही बात पूछूंगा वह जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, फालतू की बातें नहीं। तो श्रीलंका की जनजाति का नाम क्या बेटा? बेदा।
बेद्दा श्रीलंका में जनजाति है। एक सवाल और बता दो। अच्छा, एक सवाल ये है आपसे मेरा कि जो श्रीलंका है उसकी सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? महाबेली। क्या है? हाँ, तो महाबेली कहाँ की सबसे लंबी नदी है? ये भी सवाल एग्जाम में आया था। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम है महाबेली। महाबेली, ठीक है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम है महाबेली। दूसरा सवाल, श्रीलंका की जनजाति का नाम है बेद्दा, या ऐसा पूछना कि बेद्दा कहाँ की जनजाति है? तो श्रीलंका की, है ना। सवाल पूछेंगे कि श्रीलंका में झूम खेती को क्या कहते हैं? चेना, ठीक है। और ये सेहान करुणा तिलका जो हैं, जिनको बुकर पुरस्कार 2022 मिला है, ये भी कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीलंका के। और इनकी पुस्तक का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ठीक है। और जो गीतांजलि श्री हैं, रेत समाधि जिनकी किताब थी, उनको मिला था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। पुनीत राजकुमार को, दूसरा सोहेल अब्बासी को, तीसरा मीरा जैन को, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है। देखो, जैसा भारत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है? भारत रत्न है। उसी प्रकार से कर्नाटक का सबसे बड़ा सम्मान होता है कर्नाटक रत्न पुरस्कार। और 2022 में ये दिया गया है पुनीत राजकुमार को। किसे दिया गया है? पुनीत राजकुमार को। पुनीत राजकुमार, ठीक है। तो दो बातें नोट कर लें हम। देखो, कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022, ये कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? किसको दिया गया है बेटा? तो पुनीत राजकुमार को। पुनीत राजकुमार को दिया गया है। अच्छा, एक सवाल यह है कि ये जो कर्नाटक रत्न पुरस्कार है, ये कर्नाटक का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। तो यह कर्नाटक का सर्वोच्च सम्मान है। सर्वोच्च सम्मान है। कर्नाटक का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 में किसे मिला है? पुनीत राजकुमार को, ठीक है। पुनीत राजकुमार को ये सम्मान मिला है। अच्छा, चूंकि बात है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बोलो। तो कर्नाटक की राजधानी है, हाँ, बंगलुरु। तो कर्नाटक की जो राजधानी है, कर्नाटक की जो राजधानी है वो सबको पता है, बंगलुरु। बंगलुरु। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए किसको सिलिकॉन सिटी कहा जाता भारत में? तो भारत में सिलिकॉन सिटी, भारत में सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन का शहर, ये किसका उपनाम है? तो बंगलुरु का। बंगलुरु या बेंगलोर? बंगलुरु या बेंगलोर। अच्छा, एक सवाल मुझे और बताओ। एक सवाल बताना है कि भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? नासा या इसरो? इसरो। और विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी वो नासा है।
तो मेरा सवाल ये है कि जो हमारी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, जिसने चंद्रयान 3 को भी, है ना, इसरो जिसने चंद्रयान 3 को भेजा है, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु। अच्छा, एक सवाल आपने सुना होगा, आपको पता बंगलुरु को और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, बोलो, बंगलोर। और कुछ? भारत का उद्यान किसे बोलते हैं? बंगलुरु को कहते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला है? पुनीत राजकुमार को। पुनीत राजकुमार कौन है ना, ये एक अभिनेता है। ठीक है, और सुनो एक सवाल, कर्नाटक का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? कर्नाटक रत्न पुरस्कार। तो तुम एक बात बताओ, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अच्छा, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में कह रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिला एवं बाल विकास श्रेणी में, महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार किस राज्य को मिला? अब राज्य का मतलब ये है, राज्य का मतलब यहाँ ये कि राज्य की जो, हाँ, राज्य में किसको मिला है। ठीक है, तो ममता बनर्जी। देखिए सवाल ये है, यहाँ से ना एक चीज़ को आप ख़त्म कर दें, स्कॉच पुरस्कार किस राज्य को नहीं, है ना, किसको मिला है, ये सही रहेगा। थोड़ा और गलती टाइपिंग में हो गई होगी। लक्ष्मी भंडार योजना बहुत अच्छी योजना है, के लिए महिला एवं बाल विकास श्रेणी में, है ना, प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार किसको मिला है? ऑप्शन है ममता बनर्जी, रश्मि देसाई, तस्लीमा नसरीन, अरुंधति राय। स्कॉच पुरस्कार, ठीक है, तो वो मिला बेटा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। ठीक है, तो देखो स्कॉच पुरस्कार, जो स्कॉच पुरस्कार है, ठीक है, वो किसको मिला है? किसको मिला है? तो किसको दिया गया है? स्कॉच पुरस्कार किसको मिला है? तो वो मिला है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी। अच्छा, ममता बनर्जी कौन है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अब एक सवाल सुनो, अगर ये तुमसे पूछने लगे कि बताइए वर्तमान में कितने राज्यों में महिला मुख्यमंत्री हैं, तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन सबको मिलाकर कितने राज्यों में महिला मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही हैं? तो इस समय वर्तमान में भारत की अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी किस राज्य की हैं वो? तो पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री। अच्छा देखो, स्कॉच अवार्ड ममता बनर्जी को जो दिया गया है वो किस योजना के लिए दिया गया है? उनकी कौन सी योजना है जिस योजना के आधार पर उनको स्कॉच अवार्ड दिया गया है? तो लिखा हुआ सवाल में लक्ष्मी, हाँ, लक्ष्मी भंडार। ठीक है, लक्ष्मी भंडार। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाएगा
कि स्कोच पुरस्कार जो ममता बनर्जी हैं बंगाल की मुख्यमंत्री, उनको मिला है, ये किस श्रेणी में मिला है? तो स्कोच की कई सारी श्रेणियां होती हैं, ये मिला है उनको महिला एवं बाल विकास श्रेणी में। महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास श्रेणी में, महिला एवं बाल विकास श्रेणी में बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को स्कोच पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, मिला उनको। अच्छा बताओ, जो दार्जिलिंग है वो किस राज्य में आता? दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल। अच्छा, पश्चिमी बंगाल की राजधानी, पश्चिमी बंगाल की राजधानी क्या? कलकत्ता। किस नदी के किनारे पर है? हुगली नदी के किनारे पर है। ठीक है, चलो एक सवाल मुझे और बताओ, जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल किस देश के साथ में है ना, किस देश के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो पश्चिमी बंगाल चूँकि बंगाल का हिस्सा है, इसलिए वो सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता भैया? वो तो बांग्लादेश के साथ में। पश्चिमी बंगाल किसके साथ सबसे लंबी सीमा बनाता? बांग्लादेश के साथ में। अगला सवाल क्या, सुनो। 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? ऐसे ना सम्मान एसएससी बहुत मालूम करती है, पिछले वाले। तो ये 21 का भी और 22 का भी दोनों आ गए हैं। पहले मैं 21 का बता देता हूँ। कह रहे हैं 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? बीरेन डंगवाल को, प्रसून जोशी को, अजीत डोभाल को, मधु कांकरिया को। 31वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बेटा वो दिया गया है मधु कांकरिया, मधु कांकरिया को मिला है, मधु कांकरिया को मिला है 31वां बिहारी पुरस्कार। देखो, अगर ऐसा पूछें 31वां बिहारी पुरस्कार, तो बेटा 31वां बिहारी पुरस्कार तो मिला है मधु कांकरिया को। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया। ठीक है, ये 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 का है। और इनका एक उपन्यास था, इनका एक उपन्यास था जिसका नाम था हम यहाँ थे। क्या नाम था उपन्यास का? उपन्यास का नाम क्या था बेटा? हम यहाँ थे। ये उपन्यास का नाम है हम यहाँ थे। इस उपन्यास के लिए मधु काकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है। अब 31वां 2021 में, तो फिर 32वां 2022 में, तो 22 का भी लिख लें। 32वां बिहारी पुरस्कार 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 में ये दिया गया है डॉक्टर माधव हाडा को। डॉक्टर माधव हाडा। और डॉक्टर माधव हाडा के एक पुस्तक आई थी, ये 2022 का है। तो माधव हाडा की एक किताब आई थी जिस पुस्तक का नाम था पचरंग चोला पहन सखीरी। पचरंग चोला पहन सखीरी। पचरंग चोला पहन सखीरी, इस किताब के लिए माधव हाडा को
सम्मान दिया गया कौन सा? 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 का। तो 31वां मिल चुका है, 32वां 33वां आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो जब तक के हैं तब तक लो तो चीज़ों को याद करके रखें हम, क्योंकि बिहारी पुरस्कार कई बार एसएससी ने पूछा है, और भी जैसा कि हम एग्ज़ाम देंगे पैट वैट का ना, तो उसमें भी ये मिल जाएगा। अब एकदम ध्यान, हाँ, या तो 32वां याद रह जाएगा, 31वां याद ही नहीं रहेगा, तो कभी कभी वो पिछले पुरस्कार भी मालूम कर लेता। हिंदी के क्षेत्र में दिए जाते हैं ये। ठीक है, तो 31वां बिहारी पुरस्कार मिला मधु कांकरिया को, किताब का नाम था हम यहाँ थे। और 32वां मिला है बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को, किताब का नाम है पचरंग चोला पहन सखीरी। ठीक है, पचरंग का मतलब होता 5 रंगों का। कह रहे हैं कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान 2021। अब इसके नाम के पीछे लिखा हुआ है पत्रकारिता, तो क्षेत्र तो वैसे भी पता चल गया आपको भाई किस क्षेत्र में दिया जाएगा। अगर मैं ये पूछा लोगों तो क्या होगा भाई इसका आंसर है? तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पत्रकारिता। तो कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान। कुलदीप नैयर सम्मान। अब इसमें भी क्या है, ये पूछा हमसे कौन सा 2021 का है ना, तो 2022 का भी हमें याद रखना है, 21 का भी और 22 का भी। कुलदीप नैयर सम्मान या पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? तो क्षेत्र आपका हो जाएगा पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र में कुलदीप नैयर अवार्ड दिया जाता है। अब इसमें क्या है देखो, कह रहे हैं कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान 2021 किसे दिया गया है? अजीत अंजुम को, आरफा खानम शेरवानी को, प्रसून जोशी को, रवीश कुमार को। 4 ऑप्शन आपके सामने। कुलदीप नैयर पत्रकारिता अवार्ड। ठीक है, तो उनका सही आंसर है अजीत अंजुम। देखो अब ऐसे याद रख लो, ये सम्मान 2021 में किसे मिला है? तो ये सम्मान 2021 में मिला है अजीत अंजुम को। अगर तुमसे पूछने लगे 2022 का किसे मिला है, तो 22 का मिला है आरफा खानम शेरवानी को। ठीक है, तो कुलदीप नैयर अवार्ड 2022 ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2022 का 2022 का दिया गया है आरफा खानम शेरवानी, और ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, तो इसलिए यूपी के हिसाब से और भी सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, बुलंदशहर यूपी, बुलंदशहर यूपी। तो कुलदीप नैयर पुरस्कार या सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। अच्छा, ये सम्मान हाँ 2021 में किसे मिला है? अजीत अंजुम को। और 2022 का किसे दिया गया है? आरफा खानम शेरवानी को। और ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हाँ ताल्लुकात है, किनका? आरफा खानम शेरवानी का। ठीक है, तो ये सवाल पैट के एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। बाकी एसएससी और तमाम एग्ज़ामों में तो ऐसे सवाल मालूम करते हैं। देखो आजकल ज्ञानपीठ या सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये जो सम्मान है ना, एग्जामिनर को पता है कि ज़्यादातर बच्चे इन्हें याद करके आए होंगे, इसलिए पुरस्कार वो पूछता है जो शायद आपको ना पता हो। और जो नाम छोटे आपको दिखाई देते हैं, रेयर दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं, वो सवाल अब आजकल वहीं से बना रिया है।
इसलिए हम बहुत सारे सम्मान पढ़ कर जाते हैं, और ऐसे सम्मान नहीं पढ़ कर जाते तो फिर हमारा पेपर जो है वो बेहतर नहीं होता, करंट के सवाल छूट जाते हैं। तो आरफा खानम शेरबानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैं। एक सवाल मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में या बुलंदशहर के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है हमारा? उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र, बोलो कहाँ? नरोरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक ही परमाणु ऊर्जा केंद्र है जहाँ पर 2 रिएक्टर लगाए गए हैं, एक 1991 में और एक 1992 में। चलिए अगला सवाल देखो क्या है बेटा। हाँ, अगले सवाल में कह रहे हैं किस भारतीय वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण अवार्ड चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 मिला? किसको मिला है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022? भारत की तरफ से पूर्णिमा देवी बर्मन, द्रौपदी मुर्मू, गोरा देवी, या इनमें से कोई नहीं? तो किसको दिया गया है? वो दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन। यहाँ लिखा भी हुआ है भारतीय वैज्ञानिक, तो गोरा देवी वैज्ञानिक नहीं थी, बल्कि वो तो पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन का एक हिस्सा थी, है ना। द्रौपदी मुर्मू वैज्ञानिक नहीं है, वो कौन है? देश की राष्ट्रपति हैं। तो आगे ध्यान रखना ऐसे सवालों को कि तुक्का भी लगाओ तो थोड़ा सा गुंजाइश करके लगाओ, ठीक है। तो देखिए हमारा हेडिंग है पूर्णिमा देवी बर्मन। क्या नाम है उनका? पूर्णिमा देवी बर्मन। ये किस राज्य से आती हैं? तो राज्य का नाम है असम। क्या है? असम। असम राज्य में ये कौन है? असम की कौन है ये? तो भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक। ये भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक हैं। ये भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक हैं। देखिए ये कहा जाता है कि इनको कौन सा सम्मान मिला है 2022 में? तो सम्मान मिला है चैंपियन ऑफ द अर्थ। चैंपियन ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला है। अच्छा इन्होंने क्या करा पता है? इनका एक संगठन है, इस संगठन से जुड़ी हुई है, उस संगठन का नाम जरूर याद रखें। हाँ, हरगिल आर्मी। हरगिल आर्मी ये एक ऐसा संगठन है, देखिए हरगिल आर्मी, हरगिल आर्मी इनके संगठन का नाम है। एक्चुअल में ये संगठन कर क्या रहा है? देखो ये बताया जाता है कि ये सारस नहीं होता, सारस का मुखौटा बनाती हैं। ये संगठन सारस का मुखौटा लगाता है और लोगों को सारस के संरक्षण के लिए, हाँ, सारस के संरक्षण के लिए जागरूक करने का काम करता है। सारस के संरक्षण के लिए जागरूक करने का काम करता है। कौन सा संगठन? हरगिल आर्मी। अब बताओ सारस कहाँ का राजकीय पक्षी है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस। ठीक है। अच्छा बताओ चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड जो है वो एक बार भारतीय प्रधानमंत्री को भी मिला था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये अवार्ड मिला था, चैंपियन ऑफ द अर्थ। अच्छा बताओ चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड कौन देता है? यूएनईपी। यूएनईपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र, हाँ, पर्यावरण कार्यक्रम। और यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में। चलिए
अगला सवाल देखो, ये वो सवाल हैं 2022 से 23 से मिले जुले जो अधिकांश बच्चों को नहीं पता होंगे। मैंने कहा नहीं कि ऐसे सम्मान जो ज़्यादातर बच्चों को पता है, तो वो सवाल तो नॉर्मली हो गया, फिर उसको कोई भी कर देगा। अच्छा स्कोर तभी बनता है जब आप थोड़े से मुश्किल सवाल करें। चलिए अगला सवाल है कि सुंदर पिचाई को दिसंबर 2022 में कौन सा भारतीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया? सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। उनको कौन सा सम्मान दिया गया है 2022 में? पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न? कौन सा दिया गया है? हाँ, तो सुंदर पिचाई को मिला है पद्म भूषण का अवार्ड। हालांकि वो उस समय नहीं आए थे, बाद में लिया था उन्होंने अवार्ड ये, ठीक है। तो पद्म भूषण का अवार्ड मिला है किसको? सुंदर पिचाई को। तो देखो बेटा, जो सुंदर पिचाई है, अब कोई सवाल पूछेगा कि सुंदर पिचाई कौन है, तो ये गूगल के सीईओ हैं। ये गूगल के सीईओ। ठीक है। अब देखो 23 के भी सम्मान आ गए हैं। 2023 में जिन जिन लोगों को दिए गए थे उनके नाम आ गए ना। हाँ, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है, पद्म श्री, इस तरीके से। ये गूगल के सीईओ हैं। और देखो, हाँ, 2022 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण का सम्मान दिया। अच्छा, कोई बताएगा मुझे कि पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण, पहले नंबर पर पद्म विभूषण, दूसरे नंबर पर पद्म भूषण और तीसरे नंबर पर पद्म श्री। ठीक है। अच्छा, वो ऐसा पूछने लगा कि सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा होता? सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण। अच्छा, वो ऐसा पूछने लगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो भारत रत्न। ठीक है। भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बोलो, कर्नाटक। ऐसे तुमसे सवाल पूछा गया है कि केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम बताइए। केरल ज्योति। क्या नाम है? केरल ज्योति। अच्छा बताओ, जो केरल है, केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पिनराई विजयन। तो बताओ, जो केरल है वहाँ के गवर्नर कौन है? केरल के आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम को त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। बताइए कौन सा अनुसंधान संस्थान है, या कौन सा संस्थान है वहाँ? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम, केरल। तो ये कह रहे हैं कि केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पहली बार किसे दिया गया है? अब चूंकि पहली बार दिया गया है
इसलिए वो मालूम कर लेंगे। इसका मतलब पहला ऑप्शन आ रहा है एस टी वासुदेवन को, दूसरा ऑप्शन है जी शंकर कुरूप को, तीसरा रोमिला थापर को, डी इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर लगाओगे आप? तो वो है एस टी वासुदेवन। और ये कौन है? केरल की भाषा क्या है? केरल की भाषा मलयालम। तो मलयालम के साहित्यकार हैं जिनका नाम है एस टी वासुदेवन, और इनको मिला है केरल का सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति। ठीक है, तो केरल ज्योति, केरल ज्योति, अब ये केरल ज्योति क्या है ना? तो यह है केरल का सर्वोच्च सम्मान है। केरल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा बेटा? केरल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? केरल ज्योति। अच्छा, ये केरल ज्योति सम्मान जो है किसे दिया गया है ना? प्रथम बार दिया गया, प्रथम बार दिया गया। किसको पहली बार दिया गया है? तो उनका नाम आता बेटा, हाँ, ये एम.टी. है, एम.टी. वासुदेवन। एम.टी. वासुदेवन को। और ये वासुदेवन कौन है? मलयालम के साहित्यकार, मलयालम के साहित्यकार। अच्छा, एक बात मुझे और बताओ, ये मलयालम के साहित्यकार हैं। मलयालम का पहला लेखक जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो जी शंकर कुरूप। ये जो जी शंकर कुरूप हैं, ये मलयालम भाषा के पहले साहित्यकार थे जिनको पहली बार पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, केरल की भाषा क्या है? मलयालम। अच्छा, केरल से दो सवाल मुझे और पूछने हैं। एक, तुमने नाम सुना होगा कि केरल में एक शांत घाटी आती है, तो तुमने एक नाम सुना होगा कि सर्वाधिक, बल्कि ऐसे लिखे हैं, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता। तो भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता दो जगह पाई जाती है, पश्चिमी घाट बोलो, और एक पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। तो पश्चिमी घाट पर जो जैव विविधता पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट पर देखो, पश्चिमी घाट पर कहाँ भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है? तो शांत घाटी, शांत घाटी। अच्छा, शांत घाटी कहाँ की है? अब मैं तुमसे ना अलग सवाल मालूम करना चाह रहा था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि शांत घाटी के बीच से कौन सी नदी गुजरती है? शांत घाटी के बीच से गुजरने वाली नदी, शांत, जैसा आपने सुना होगा ना कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से कौन सी नदी जाती है? रामगंगा। तो वैसे ही शांत घाटी नेशनल पार्क है, शांत घाटी साइलेंट वैली के बीचों बीच से जाने वाली नदी का नाम क्या है? तो उसका नाम है कुंती नदी। क्या नाम है? कुंती नदी। तो शांत घाटी कहाँ है? केरल। इसी को अंग्रेजी में साइलेंट वैली कहते हैं। हाँ, साइलेंट वैली से जाने वाली नदी कौन सी है? कुंती नदी, कुंती नदी। शांत घाटी के बीचों बीच से गुजरने वाली नदी का नाम क्या बेटा? कुंती नदी। ऐसा सवाल ना बहुत मुश्किल होता करना सबके लिए। भाई, शांत घाटी के बीच से जाने वाली नदी का नाम क्या? रुक्मणी नदी, कुंती नदी, द्रौपदी नदी है, हाँ, गंधार नदी। तो वो नाम पे लगाना मुश्किल हो जाता है, कुंती नदी। अच्छा बताओ,
जो केरल है वो किसके लिए फेमस है? मसालों के लिए, है ना। अच्छा बताइए, केरल और तमिलनाडु में मसालों की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहते हैं? बोलो। कार्डामम की पहाड़ियाँ। किसकी? कार्डामम की पहाड़ियाँ। पालकाड दर्रा भी है ना केरल में। हाँ, चलिए अगला सवाल है बेटा हमारा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 दिया गया है? अब देखो 2023 का है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 में? कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को, पी विजयन को, निर्मला सीतारमण को, या इनमें से कोई नहीं? तो कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव, इनको क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023। ये किसको मिला है या किसे दिया है, किसको मिला है भैया? तो उनका नाम है कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। ये भी सवाल बहुत अच्छा बनेगा, याद रखना पेपर के लिए। ये बिल्कुल अलग तरीके के सवाल हैं और बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं हम, वरना मुश्किल हो जाता है। ये हैं कौन? तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी गणितज्ञ हैं। अमेरिकी गणितज्ञ हैं। अच्छा बताओ, गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार एबेल पुरस्कार कोई बताएगा किसको मिला 2023 में? है? हाँ, लुईस कैफरली को। पिछली क्लास में बताए थे आपको। तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? हाँ, कल्याणपुरी राधाकृष्णन को। और वो कौन है? भारतीय मूल की अमेरिकी गणितज्ञ हैं। मतलब वो एक गणित के प्रोफेसर हैं, गणितज्ञ हैं, मतलब वो गणित की ज्ञाता हैं वो। ये जो ऐसे सवाल हैं बहुत मुश्किल से लगते हैं। देखना पेपर जब होगा तब आपको पता चलेगा कि कितने सवाल हमारे ठीक हो गए इन्हीं मिश्रित सवालों की वजह से। लता मंगेशकर दीनानाथ या लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो देखो, ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है और ये 2023 वाला है। 2023। पहली बात तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा। ठीक है, तो समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, मैं ऐसा पूछ लूँ कि प्रथम बार किसे दिया गया, या ऐसे लिख लें इसे। देखो, पहला दिया गया था भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया 2022 में, और ये प्रथम था, प्रथम बार। अगर मैं ऐसे कहने लगा कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला था, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और दूसरा वाला जो दिया गया बेटा, वो दिया गया है आशा भोसले को। ये कब का है? 2023 वाला है। कब का है? 2023 का है। अभी मैंने बताया था एक अवार्ड, आपको याद है?
जो बाल गंगाधर तिलक के सम्मान में दिया जाता है, लोकमान्य तिलक, और ये भी किसको मिला है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, तो देखिए बेटा, इस तरह से आज के सवाल जो हैं वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हाल फिलहाल की घटनाएं हमें याद रह जाती हैं, लेकिन जो 2022 की घटनाएं हैं और अच्छे सवाल हैं वो शायद है हमारे दिमाग से उतर जाए। इसलिए चाहे एसएससी हो या यूपी पैट का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम होगा, तो अवार्ड के जो सवाल आएंगे इसी टाइप के सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बाकी देखते हैं बाद में।